पिछली क्लास में हम लोगों ने संकरण के प्रकार के बारे में बात कर ली थी कि हमारे पास 6 तरह के संकरण हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ठीक है ना। तो हम लोग इन 6 तरह के संकरण के बारे में ही इस पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बात करेंगे। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजन यौगिक पढ़ोगे तो उसमें dsp2, dsp3, d2sp3, d3s तरह के भी संकरण आप वहाँ पर पढ़ोगे, परंतु अभी हम लोग इन 6 तरह के संकरण के बारे में जब हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है तो आज हम लोग नेक्स्ट चीज लिखेंगे हमारा, है ना, संकरण को ज्ञात करने की विधि। ठीक है ना। तो संकरण को ज्ञात करने के लिए आपको बस एक स्टेरिक नंबर, कि आप किसी भी अणु को देखकर उसका संकरण किस तरह से ज्ञात करोगे, है ना, तो आपको बस स्टेरिक नंबर Sn ज्ञात कर लेनी है, उससे आपको पता पड़ जाएगा। और स्टेरिक नंबर का सूत्र होता है सीधे सीधे हमारा बंधित परमाणुओं की संख्या प्लस एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस सूत्र से सीधे सीधे आप अपना, तो Sn बराबर, अब बंधित परमाणुओं की संख्या, जितने भी परमाणु बंधित होंगे वो सिग्मा बॉन्ड या किससे बंधित होंगे, आपके पाई बॉन्ड। पहला बंध तो हमेशा कौन सा बनेगा, मेरा सिग्मा। तो पाई बॉन्ड तो संकरण में वैसे भी भाग नहीं लेता है, तो हम लोग सीधे सीधे केवल बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या, है ना, प्लस लोन पेयर की संख्या। तो इस सूत्र से मैं अपना संकरण किसी भी पदार्थ से ज्ञात कर सकता हूँ। और अब अगर हमारा स्टेरिक नंबर और संकरण का प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मेरी स्टेरिक नंबर 2 आएगी तो मेरा संकरण कौन सा होगा, sp। अगर 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा अगर तो sp3d2, है ना, और 7 आएगा तो आपका sp3d3। तो ये बस हम लोग करेंगे ना। जैसे मैं एक दो आपको एग्जांपल दूं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं CO2 को लेता हूं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो लुईस डॉट बिंदु संरचना बनाते वक्त थोड़ा सा यौगिक का, है ना, रिप्रेजेंटेशन, निरूपण बनाने के लिए आपको बताया गया था, उन चीज़ों की जानकारी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। किस तरीके से CO2 है, कार्बन कहाँ पर आएगा आपका, कोने पर, ठीक है ना, इस कार्बन से रहो, ऑक्सीजन कोने पर आएगा आपका, केंद्रीय परमाणु कौन होगा आपका, कार्बन। संकरण जो ज्ञात करा जाएगा वो किसके सापेक्ष ज्ञात करा जाएगा, आपका कार्बन, ठीक है ना। बंधित परमाणुओं की संख्या, तो बंधित परमाणुओं की संख्या तो कितनी हो गई आपका, 2, ठीक है ना। हालांकि CO2 में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, परंतु काउंट तो केवल क्या होंगे आपके, सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा सूत्र आपको सरल करने के हिसाब से बता दिया, बंधित परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। परंतु लोन पेयर के लिए आपको अब बॉन्ड की प्रकृति का पता होना आवश्यक है ना। कैसे, कार्बन के पास संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और अगर उसने चारों बॉन्ड बना लिए हैं तो अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं हुआ। तो इसलिए तब मुझे सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड ये पता होना आवश्यक है लोन पेयर के लिए। अदरवाइज बंधित परमाणुओं की संख्या तो मैं देख के बता सकता हूँ। तो 2 + 0 मतलब कितना हो गया मेरा 2, और 2 होते ही मैं अपना संकरण किस प्रकार का बोलूँगा, sp, ठीक है ना। अगर मैं SO2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो SO2 में भी आप देख सकते हो कि बंधित परमाणुओं की संख्या तो कितनी है, 2, ठीक है,
प्लस साथ में क्या देखना है आपको इसके ऊपर, लोन पेयर। अब सल्फर के पास संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 में से क्या करा उसने ना, 4 तो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग ले लिए और एक उसके पास लोन पेयर क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा। तो इस वजह से थोड़ी सी तब जानकारी संरचना की होनी चाहिए। 2 + 1 कितना हो गया, 3, और इसलिए संकरण क्या बोला जाएगा इसका, sp2, ठीक है ना। अब जैसे NH4+ है मान लीजिए, तो अब इसकी मुझे संरचना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल बताया गया था कि जो प्लस चार्ज होता है वो किसके ऊपर रहेगा, केंद्रीय परमाणु। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। 5 में से एक तो चले गया बंध बनाने में, कितने बचे, 4, और 4 ही परमाणु बंधित है। तो अब लोन पेयर की तो कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं बची, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बंधित परमाणुओं की संख्या मतलब स्टेरिक नंबर को कितना बोलोगे, 4, और 4 बोलते ही है ना संकरण कौन सा हो जाएगा मेरा, sp3। तो आप किसी भी तरह का वो आपको यौगिक दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा फलाना डिमका, जैसे मैं आपको ICl2- दे दूं, तो संकरण अब हम लोग देख के निकाल सकते हैं ना। I कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 7, है ना। अब संकरण के लिए नेगेटिव चार्ज को केंद्रीय परमाणु पे ही गिन लिया करो, तो 7 में से एक और आ गया उसके पास, कितने हो गए, 8। 8 में से बंध बनाने में कितने चले गए, 2, क्योंकि Cl तो कोने पर रहेगा और कितना बॉन्ड बनाता है आपका, सिंगल बॉन्ड। तो ये सब जानकारी अब मुझे मिल चुकी है। तो बंध बनाने में अगर 2 गए हैं तो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, तो 2 + 3 कितना हो गया मेरा, 5। तो इसलिए संकरण क्या हो जाएगा मेरा, sp3t, ऐसे, ठीक है ना। एक और जैसे करें है ना, SF6 की बात करें, तो अब अगर SF6 की बात करोगे आप, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 के 6 किस में चले गए, बॉन्ड बनाने में, क्योंकि फ्लोरीन तो मुझे पता है हमेशा कोने पर रहेगा और एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी स्टेरिक नंबर 6 हो गई, इसलिए संकरण कौन सा हो गया आपका, sp3, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप संकरण किसी का भी ज्ञात कर सकते हो। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। निम्नलिखित अणुओं में है ना, निम्न अणुओं में Ca का मतलब क्या होता है हमारा, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करो। ये 10 छोटे से उदाहरण लिखे हुए, निम्नलिखित में केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करो। क्या हो जाएगा, H2O में, है ना, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4, और संकरण क्या बोलेंगे हम लोग, sp3, है ना। अभी कल हम संकरण ज्ञात कर रहे हैं, अभी हम आकृति नहीं बता पा रहे। आकृति के लिए हमें नेक्स्ट सिद्धांत पर जाना पड़ेगा, जो कौन सा है हमारा, संयोजकता कोश प्रतिकर्षण, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, है ना। VBT ने केवल बंध कैसे बनता है ये समझाया था, ठीक है ना। फिर VBT में जो कमियां आई थी, क्या कमियां आई थी कि VBT बंधों की समानता के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था, कि क्यों बंध लंबाई, बंध कोण, बंध का सामर्थ्य समान है। उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने किसको समझाया, संकरण को, कि संकरण से हमने बताया सभी बंध क्या है हमारे, समान होते हैं, ठीक है ना। अब अभी आकृति नहीं पता है, आकृति के लिए अगली थ्योरी आएगी, पहले संकरण हम लोग ज्ञात करना सीख लें। BF3 केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तीनों बंध बन चुके हैं, तो sp2। PCl4+, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक चले गया, 4 बचे, चारों के साथ बंध बना, तो क्या बताया जाएगा आपका, sp3। COCl2
है ना। केंद्रीय परमाणु कौन होगा इसमें? आपका कार्बन। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड आपका Cl के साथ, ठीक है ना। तो अब मुझे संरचना बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड तो काउंट होगा नहीं, है ना। लोन पेयर के लिए बस मुझे देखना है कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है, अदरवाइज तो बंधित परमाणुओं की संख्या तो मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ कितना है यहाँ पर, 3। और 3 होते ही क्या हो जाएगा मेरा संकरण? sp2, है ना। PCl6 माइनस, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस में एक और जुड़ गया 6 के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो लोन पेयर की कोई संभावना नहीं। तो 6 होते ही मेरा संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3d। IF7, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सातों बंध बनाने में चले गए, तो sp3d3। XCOF2, जिनॉन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 8 में से 2 तो फ्लोरीन के साथ चले गए बंध बनाने में, और 2 चले गए किसके साथ? ऑक्सीजन। तो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो लोन पेयर कितने बचे इसके पास? 2, ठीक है। और बंधित परमाणुओं की संख्या कितनी है आपका? 3, तो 3 + 2 5, तो इसलिए संकरण हो जाएगा कौन सा हमारा? sp3d। XCF4, जिनॉन के पास पुनः 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 चले गए किसमें? बंध बनाने में, सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 और बचे, मतलब 2 लोन पेयर, तो 6, इसलिए संकरण क्या हो जाएगा हमारा? sp3d2। POCl3, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ऑक्सीजन के साथ चले गए बंध बनाने में, और 3 क्लोरीन, तो एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब केवल बंधित परमाणु की संख्या 4, संकरण विल बी sp3, ठीक है ना। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, कितना हो गया? 5 में से 3 चले गए कहाँ? बंध बनाने में, 2 बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब 1 लोन पेयर, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, संकरण क्या हो जाएगा हमारा? sp3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर अणु दिया जाए तो आप उसका संकरण ज्ञात कर सकते हो। कोई डाउट किसी को? डाउट पूछ लिया करो, डाउट हो तो। डाउट बोल दो मुंह से। अब लिखो नेक्स्ट हमारा बेटा, है ना। चलो, तो अब हमारी नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो है आपका VSEPR सिद्धांत। V मतलब वैलेंस, जिसको हिंदी में हम लोग संयोजकता, S मतलब शेल मतलब कोश, E मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, P मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, R मतलब रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण। तो हिंदी में इस सिद्धांत का नाम है हमारा संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है। 5वें में संकरण आपका sp3, है ना। तो इसमें लिखना हमारा कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु की आकृति बताई जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु की आकृति बताई जा सकती है, ठीक है। तथा आकृति के निर्धारण में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ब्रैकेट में BP लिख लेना ताकि बार बार आप पूरा नहीं लिखेंगे, है ना। तथा आकृति के निर्धारण में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ब्रैकेट में BP, तथा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन
ब्रैकेट में LP, है ना, दोनों का योगदान होता है ना? तथा आकृति के निर्धारण में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म BP तथा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन LP दोनों का योगदान होता है। ठीक है, आगे लिखना है ना। VSPR सिद्धांत को सिडविक तथा पॉवेल द्वारा दिया गया था, वैज्ञानिकों के नाम है ना। VSPR सिद्धांत को सिडविक तथा पॉवेल द्वारा दिया गया था तथा गिलेस्पी व नीलहोम ने नीलहोम ने इसे विस्तारित किया था। नीलहोम तथा गिलेस्पी ने इसे विस्तारित किया था, है ना। एवं उनके अनुसार किसी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म उनके अनुसार किसी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तथा त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम संभावित दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। जनरल सिद्धांत जो इस थ्योरी का कि किसी भी अणु में उपस्थित है ना, जैसे आपने अभी सामने देखा तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आ रहे हैं। VSPR सिद्धांत में बोला गया कि अब आकृति के निर्धारण में इन दोनों का योगदान होगा और ये इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहेंगे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो आपका कम से कम, है ना। तो आप मुख्य बिंदु लिखना, VSPR सिद्धांत के मुख्य बिंदु। VSPR सिद्धांत के मुख्य बिंदु, पहला बिंदु तो लिख लेना कि यदि अणु में केवल BP उपस्थित होंगे, BP मतलब क्या आपका बॉन्ड पेयर, है ना। यदि अणु में केवल BP उपस्थित होंगे तो अणु की आकृति सममित होगी, है ना। तो अणु की आकृति सममित होगी, ठीक है। तथा है ना BP व LP दोनों की उपस्थिति में अणु की आकृति असममित होगी। BP व LP दोनों की उपस्थिति में अणु की आकृति असममित होगी। ठीक, ऐसा क्यों होगा? तो सेकेंड पॉइंट में लिख लेना कि, है ना,
सेकंड पॉइंट लिखना, बीपी इलेक्ट्रॉन युग्म दो नाभिकों के प्रभाव में होता है ना, बीपी इलेक्ट्रॉन युग्म दो नाभिकों के प्रभाव में होता है तथा है ना, एलपी केवल एक नाभिक के प्रभाव में होता है ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो जाएंगे, ए और बी के बीच में बंध है तो उसके ऊपर ए और बी दोनों का प्रभाव होगा, परंतु अगर ए के ऊपर लोन पेयर है तो उसके ऊपर प्रभाव केवल ए का होगा, बी का नहीं होगा। तो अपेक्षाकृत कौन ज्यादा जगह घेरना चाहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर केवल किसका प्रभाव है, आपका एक का, है ना। तथा एलपी केवल एक नाभिक के प्रभाव में होता है, अर्थात यह नाभिक के समीप होता है, अर्थात यह नाभिक के समीप होता है एवं बीपी की तुलना में अधिक जगह घेरता है। नाभिक के समीप होता है एवं बीपी की तुलना में अधिक जगह घेरता है। तीसरा पॉइंट लिखना हमारा, प्रतिकर्षण कम, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस किस के बीच में होगा हमारा, लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है ना। उससे ज्यादा होगा किसमें हमारा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होगा किसमें आपका, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो ये आपका रिपल्शन का क्रम होता है, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना हमारा अगला, अणु की आकृति निर्धारण में पाई बंध का कोई योगदान नहीं होता है ना, परंतु सिग्मा बॉन्ड ज्यादा जगह घेरेगा बेटा कि पाई बॉन्ड ज्यादा जगह घेरेगा, पाई बॉन्ड क्योंकि बड़ा होता है ना, परंतु पाई बंध ना, सिग्मा बंध की या इनफैक्ट पाई बंध की जगह बहुबंध लिखो, है ना। बहुबंध एकल बंध की तुलना में, है ना, बहुबंध एकल बंध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है। बहुबंध एकल बंध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है ना, जिसके फलस्वरूप बंध कोणों के मान परिवर्तित होते हैं, ठीक है। और यहां पर जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन का होगा सिद्धांत, है ना, वो क्या होगा, है ना, एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध, है ना। तो एमपी मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, बहुबंध, ठीक है ना। तो एमबी में रिपल्शन ज्यादा होगा किससे, एमबी एसबी से, और उसमें ज्यादा होगा किससे, एसबी से, है ना। तो ये 3-4 सिद्धांतों पर आपकी जो है वो चलती है, कौन सी थ्योरी, हमारा वीएसपीआर सिद्धांत, है ना। जैसे ए है आपका, ये बी, अगर इसके पास लोन पेयर उपस्थित होंगे, ठीक है ना, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, आपका ज्यादा जगह घेरने के चक्कर में इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा आपका ज्यादा, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, खुलना चाहेंगे,
है ना, ये खुलेंगे और ये खुलेंगे तो ये वाला बंद कोण क्या होता जाएगा हमारा, कम होता है, तो ये दबेगा आपस में आपका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्शन होगा, ये ऊपर कौन सा रिपल्शन है मेरा, लोन पेयर लोन पेयर, यहाँ कौन सा रिपल्शन है इन दोनों के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, यहाँ कौन सा रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ कौन सा रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में आपका, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। सबसे कम प्रतिकर्षण हमने बोला ये किस में होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये बंद कोण क्या हो जाएगा आपका, कम, है ना। अब अगर इनको कोणों के हिसाब से बात करी जाए कि अगर मैं इसको बोल दूं θ1, ठीक है, इसको θ2, ठीक है ना, ये θ3 और ये θ4, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रम, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा आपका, θ1, फिर θ2 बराबर θ3, सही है। वो भी θ2 θ3 बराबर इसलिए हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है। अगर यहाँ पर भी दूसरा परमाणु होता तो ये बंद कोण भी थोड़ा सा अलग हो सकता था, ठीक है ना, और वो हो जाएगा बड़ा किससे हमारा, θ4 से, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट केस जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, केस नंबर 2 कि ए है, उसके पास आपका मल्टीपल बॉन्ड आ गए, है ना, डबल बॉन्ड से बी से जुड़ा हुआ है, इधर सिंगल बॉन्ड से सी से, इधर मान लो सिंगल बॉन्ड सी से, है ना, तब पुनः क्या होगा हमारा कि नॉर्मल ज्योमेट्री की तुलना में, है ना, इनफैक्ट हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, ए ये बी से आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और सी से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से, तो पाई बॉन्ड आकृति निर्धारण में तो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। अगर ये 4 बंद हैं तो हमारे लिए आकृति अभी भी किस तरह की होगी, इसकी चतुष्फल की, 4 बंदों में हमेशा किस तरह की शेप होगी आपकी, टेट्राहेड्रल, परंतु पाई बंद कोणों के मान को क्या कर देंगे आपका, परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें भी हम लोग θ1 θ2 θ3 और θ4 बोले तो सबसे बड़ा बंद कोण कौन सा होगा मेरा, θ1, है ना। अभी सम्मित है तो θ2 और θ3 क्या होंगे आपके बराबर, है ना। बहुबंद है, ज़्यादा जगह घेरने के चक्कर में क्या होगा, खुलेगा तो ये बंद कोण का मान बड़ा होगा। ये खुला तो ये दोनों थोड़े से क्या हो गए, पास आए, ये दोनों थोड़े से पास आए, तो सबसे ज़्यादा समीप हो गए कौन से दोनों परमाणु आपके, सी और सी, तो सबसे कम बंद कोण कौन सा हो जाएगा आपका, θ4, है ना। तो ये हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रभाव है, और इनको देखते हुए हम लोग अब निम्नलिखित केसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखो आगे कि उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित प्रकार संभव हैं। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित केस संभव है ना। अब केसेस क्या क्या हैं, केस वही हैं जो स्टेरिक नंबर के हमने बोले थे ना, उन्हीं को अब हम लोग डिटेल में करेंगे। केस 1, स्टेरिक नंबर यदि 2 हो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो निरूपण का तरीका देख लीजिए। जो यौगिक को निरूपित करा जाएगा ना, जैसे जरूरी नहीं कि हमेशा वो यौगिक का पूरा सूत्र दे, वो आपको ABCD के टर्म में अननोन दे सकता है। तो A का मतलब अब हमारे लिए होगा CA मतलब क्या आपका केंद्रीय परमाणु, ठीक है ना। कैपिटल B का मतलब होगा हमारे पास बॉन्ड पेयर, ठीक है, और कैपिटल L का मतलब होगा मेरे पास लोन पेयर। तो अब हम लोग A, B और L ये 3 सिंबल यूज करेंगे सूत्रों के निरूपण में, जनरल, है ना। अगर पूरा अणु सूत्र दे दे तो अच्छी बात है, तो इस तरीके से ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। तो स्टेरिक नंबर 2 जब आप ले रहे हो, इसमें 2 संभावनाएं। पहली संभावना है कि दोनों के दोनों क्या हो आपके पास, बॉन्ड पेयर, और L हमारा लोन पेयर कितना हो आपका 0। तो इस तरह के यौगिक को आप किस सूत्र से निरूपित करोगे, AB2 से। केंद्रीय परमाणु A है और दोनों क्या हैं आपके
बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसकी शेप की बात करें, शेप किस तरह की होगी, इस तरह के अणु की, है ना। आपके पास दो ही बॉन्ड पेयर है, आप चाहते हो कि स्पेस में त्रिविम में वो सबसे अधिक दूरी पर हो, तो सबसे अधिक दूरी पर क्या कब संभव है, एक ही तल में हो और एक दूसरे के विपरीत हो। बंध कोण कितना हो जाएगा 180। अगर आप अलग अलग तल में रख दोगे तो उनके मध्य जो अधिकतम कोण संभव है कितना होगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अलग एक ही तल में अपोजिट शेप इसकी लीनियर हो जाएगी, ठीक है। और इसको निरूपित किस तरह से करा जाएगा, आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना इसका 180 डिग्री, और इस तरह की यौगिक को निरूपित करा जाएगा ए बी और बी से, थीटा बराबर 180 डिग्री, है ना। सम्मित होगी कि असम्मित होगी, क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ज्यामिति हमारे लिए सम्मित होगी, है ना। अब यहीं पर हम लोग जितने तरह के संभावित केसेस होंगे, है ना, उन सबको देखते हुए चलेंगे कौन कौन से इस तरह के केस में शामिल होंगे। सबसे पहला एग्जांपल तो क्या बोल सकता हूँ मैं, BX2, जो मैंने पहले भी बताया था कि X यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कार्बन के उदाहरण आप ले सकते हो यहाँ पर, कार्बन के कौन से उदाहरण, जिनमें दो क्या हो आपके पाई बॉन्ड, ठीक है। अब दो पाई बॉन्ड वाले उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारा, एक तो CO2, है ना, HCN, HNC, इस तरह के केसेस आप कर सकते हो अपने। नाइट्रोजन के उदाहरण ले सकते हो, जो महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे वो जैसे NO2+, है ना। तो ये सब अब क्वेश्चन में पूछेंगे। NO2+, अब ये किस तरह से होगा हमारा, केंद्रीय परमाणु के ऊपर अगर मैं प्लस आवेश दे देता हूँ तो नाइट्रोजन के पास 5 में से अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, और दोनों ऑक्सीजन है तो दोनों तरफ से क्या करेगा, ये आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। तो NO2+ की संरचना क्या हो जाएगी मेरा, N डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है ना। तो ये सब अब संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा, है ना। NO2+, N2O, इसकी संरचना भी किस तरह से होगी मेरी, है ना। N2 किस तरह से बनता है, ये क्या है आपका N2, सही है। अब ऑक्सीजन के पास, अगर ऑक्सीजन को जोड़ना है, दोनों नाइट्रोजन के पास क्या था हमारे पास, लोन पेयर, तो अब अगर मुझे ऑक्सीजन को जोड़ना हो तो क्या करूंगा मैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन अपना अष्टक का तो विस्तार नहीं कर सकता है, परंतु नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, इसे डोनेट जरूर कर सकता है। तो वो अगर इसे डोनेट करेगा तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या हमारा माइनस। तो यहाँ पर भी देख लो आप, दो बंध कोण आ रहे हैं, AB2 हो गया, केंद्रीय परमाणु के ऊपर कोई भी लोन पेयर अब नहीं है। इनफैक्ट तीसरा आप एजाइड आयन, एजाइड आयन क्या होता है, N3-, है ना। ये सब समान यौगिक होते हैं, क्योंकि अब आपको संरचनाएं याद रखने का काम आता जा रहा है ना। जितने तरह के यौगिक हैं, विशिष्ट संरचनाएं, सब मैं VSPR थ्योरी में बताऊंगा। तो देखो N2 और N3- कोई नई चीज नहीं है, N2 और N3- कोई नई चीज नहीं है। क्यों नहीं है, N2 के साथ O जुड़ा तो N2O बन गया, इसमें N2 के साथ क्या जुड़ा, N-, अरे मेरी बात समझ में, इसमें N2O के साथ क्या जुड़ गया, आके N- जुड़ गया। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, N- के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 हो जाएंगे। अरे मेरी बात समझ में। तो अगर मुझे एजाइड आयन की संरचना कभी बनानी पड़े, जो बार बार हमसे पूछेगा अभी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, N2 बना दो, ठीक है। इधर से किसको ले आओ साथ में आप, N- को, और ये क्या करेगा, अपना एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ये डोनेट करेगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर तो प्लस चार्ज आ गया, इस N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया आपका, -2। अरे मेरी बात समझो, क्यों हो गया -2, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर -1 चार्ज तो था ही, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने प्लस- के तरीके से लिखा है, तो इसलिए ये +2, ये -2। वैसे भी आप देख सकते हो कि एजाइड आयन के ऊपर नेट आवेश कितना होना चाहिए था मेरा, -1,
तो +1 और -2 कितना हो गया, -1 हो गया, है ना। अब इसकी आप अगर अनुनादी संरचना बनाना चाहो तो बना ही सकते हो कि ये इधर जाए, ये इधर जाए, तब क्या होगा, n, है ना, एक डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चले गया, तो इस n के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया आपका, माइनस, और इधर एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मेरी अगली अनुनादी संरचना। आ रही मेरी बात समझ, ठीक है ना। और नेक्स्ट अनुनादी संरचना की जो ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये नीचे भी हो सकती है कि अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में हो जाए, इधर क्या हो जाए मेरा सिंगल बॉन्ड। ये सब इसकी क्या पूछ सकता है हमसे, अनुनादी संरचनाएं हमारी हो सकती है, ठीक है। तो एजाइड आयन भी आपका इसी केस का उदाहरण है हमारा। जो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण और स्थायी संरचना होती है वो कौन सी होती है हमारा, ये वाली। तो इसलिए हम लोग इसे रेखीय अणु बुलाते हैं। ठीक है। तो अब एजाइड आयन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसके जवाब सब आपको यहीं से मिल जाएंगे, है ना। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर भी 1 हो, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर दोनों 1 हो गए तो इस तरह के अणु को आप किससे निरूपित करोगे, ABL से। एक A तो है ही है, A का तो होना कंपलसरी है ही, एक B हो गया और एक क्या हो गया आपका L, ठीक है ना। आकृति की बात करेंगे, शेप, तो शेप इसकी भी क्या होगी अभी, लीनियर। परंतु अगर बंध कोण की बात करोगे तो बंध कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। बंध कोण परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है परिभाषित, बंध कोण के लिए मिनिमम 2 बंध होंगे, तभी तो उनके बीच का क्या बताओगे, कोण। यहाँ पर तो कितने बंध होंगे आपके, एक ही बंध होगा, है ना। तो बंध कोण परिभाषित नहीं है, ब्रैकेट में डालना हो तो डाल भी देना कि बंध कोण के लिए मिनिमम 2 बंध होना आवश्यक है। बंध कोण के लिए मिनिमम न्यूनतम 2 बंधों का होना आवश्यक है। अब इसके किस तरह के उदाहरण दूंगा मैं आपको, है ना। तो इसके भी हैं उदाहरण, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला तो आपका CO CN माइनस NC माइनस, ये सब आपके उपरोक्त के उदाहरण है ना। CO की बात करोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये प्लस ये माइनस, दिख रहा है ना। एक बॉन्ड पेयर है क्योंकि पाई बॉन्ड तो काउंट होंगे नहीं। CN माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, C के ऊपर माइनस चार्ज, HCN से ही बस ये H हटा दिया तो माइनस चार्ज आ गया। NC माइनस, इसमें भी वही है, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, C के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, ठीक है ना। तो केस 1 जब स्टेरिक नंबर 2 होगी तो 2 संभावनाएं आपके लिए संभव है, या तो दोनों बॉन्ड पेयर हो या एक बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर, ठीक है। अब अगर मैं केस 2 पर आता हूं, जब स्टेरिक नंबर कितनी हो गई मेरा 3, और स्टेरिक नंबर 3 होने पर अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो आप हमेशा बॉन्ड पेयर को लो। तो पहली पॉसिबिलिटी आप ये लोगे कि पूरे पूरे तीनों क्या है मेरे पास, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और लोन पेयर कितना हो जाएगा आपका 0। तो आप इस तरह के अणु को किससे निरूपित करोगे, AB3, ठीक है ना। संकरण बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो किस तरह का संकरण होगा मेरा, sp2, ठीक है। अब अगर शेप की बात करी जाएगी, आकृति की, तो क्या बोलूंगा मैं, है ना, सम त्रिकोणीय समतलीय, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, दैट इज TP लिख दे रहा हूं। किस तरह की ज्यामिति होगी, सममित होगी कि असममित होगी, सममित, क्योंकि सभी क्या है आपके पास बॉन्ड पेयर। और बंध कोण की बात करें तो अब बंध कोण कितने डिग्री का होगा मेरा, 120 डिग्री। उनकी संख्या पूछेगा तो संख्या भी कितनी होगी मेरी, 3, ठीक है ना। तो इसे मुझे इस तरीके से निरूपित करना है
ए बी बी और बी, सभी बंद कोण θ1 θ2 θ3 तीनों बराबर होंगे। θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 जो हो जाएंगे किसके बराबर आपके 120 डिग्री। है ना। उदाहरण देना चाहोगे बोरॉन के उदाहरण BX3 है ना। अब BX3 का मतलब इसमें आपका BF3 भी हो सकता है, BCl3 भी हो सकता है ना, BBr3 भी हो सकता है, BI3 भी हो सकता है। ठीक है। कार्बन के यौगिक है ना, बोरॉन के बाद आप जा सकते हो किस यौगिकों में, कार्बन। कार्बन के यौगिकों में क्या होगा हमारा, जिसमें एक क्या हो आपका पाई बॉन्ड। कार्बन को 4 बंध बनाने, एक पाई बॉन्ड बना दे और 2 क्या बना दे, सिंगल बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड बनते ही थोड़ी सी ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा आपका, एंगल में फर्क जरूर आ जाएगा आप, है ना। जैसे आप कार्बन के जो उदाहरण दें, चाहे आप H2CO3, क्या बोला जाता है H2CO3 को हमारा, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है ना। अब इसकी संरचना वगैरह C डबल बॉन्ड O OH और OH। अब आप इससे चाहो तो HCO3 माइनस पर भी जा सकते हो, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो OH हो जाएगा, एक तरफ माइनस चार्ज। आप चाहो तो कार्बोनेट आयन पर भी जा सकते हो ना। तो ये सब संरचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। ये कार्बोनिक अम्ल था HCO3 माइनस, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, बाई कार्बोनेट आयन, और इसका नाम दोगे आप कार्बोनेट आयन। ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड भले ज्यामिति को प्रभाव नहीं डाले, परंतु पाई बंध क्या करेगा, कोणों को परिवर्तित जरूर कर देगा, है ना। तो ये θ1 θ2 और θ3, अगर मैं इनके सापेक्ष बात करूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, θ1 इक्वल्स टू θ2 और वो बड़ा होगा किससे आपका, θ3 से, ठीक है ना। तो अब जो कोण 120, वहां पर ऊपर तीनों कोण 120 डिग्री के थे, यहाँ पर आपका पाई बंध आने की वजह से कोणों के मान में हल्का सा क्या आएगा, परिवर्तन। θ1 θ2 बराबर है, θ1 का मान 120 डिग्री से थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका ज्यादा, और θ3 का जो मान है वो 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक मिनट आउट हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, हटा दो यार, उसमें क्या दिक्कत है, कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे हम लोग, N के ऊपर प्लस, C के ऊपर -2 कर देना, नेट माइनस। जान है तो जहान है बेटा, हो गया, हटाऊं ये सब। टेंशन नहीं लेने का बेटा, टेंशन देने का। सुना है कि नहीं सुना है सब, है सुना है, अभी तो बोला मैंने। वाइफ हस्बैंड से पूछती है कि जानू क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ, तो हस्बैंड बोलता नहीं। वाइफ पूछती क्यों, तो हस्बैंड बोलता है मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ रात को, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
ऐसे एक बार हस्बैंड वाइफ को बोलता उल्टे क्रॉस वे में कि तुम्हारे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत आज तक नहीं गई। तो वाइफ पूछती क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोलता डेली फोन करके ये पूछता है मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। देखो ठीक है ना, तो H2CO3 HCO3 माइनस CO3 माइनस 2 ये सब आयन वायन सब फलाने ढिमके अब आपको याद रखने हैं ना। अगला आप COX2 है ना, कार्बोनिल क्लोराइड, इनका नाम क्या होता है आपका? CO को अगर आपको पता हो तो उपसर्जन यौगिक में CO को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल, और साथ में मैंने X2 जोड़ दिया तो कार्बोनिल क्लोराइड हो गए, ठीक है ना। और X इसमें कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्या आपका आयोडीन। तो चारों में से कोई भी संभावना संभव है। और अगर आप इसकी संरचना बनाने जाओगे तो C डबल बॉन्ड हो X और X, सेम लॉजिक से। तो कार्बन का ऐसा कोई भी होगी जिसमें एक क्या आ रहा हो आपका पाई बॉन्ड आ रहा हो, C डबल बॉन्ड C वाले भी सभी यौगिक इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि पाई बॉन्ड से केवल थोड़ा सा परिवर्तन किसमें आएगा आपका? बंध कोण में। ज्यामिति तब भी हमारी क्या बनी रहेगी? सममित। तो बोरॉन के एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कार्बन के एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो सल्फर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। सल्फर में मैं किसका एग्जाम्पल ले लूं? SO3 है ना। अब तीनों क्या है आपके इसमें? पाई बॉन्ड। अब अगर मैं इसमें पूछूं कोण, ये θ1 ये θ2 और ये θ3, क्या समानता होगी? तीनों बराबर होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब तीनों पे प्रभाव क्या हो रहा है आपका? समान रूप से पड़ रहा है। और बंध कोण इसलिए अभी भी कितना बना रहेगा मेरा? 120 डिग्री ही बना रहेगा, ठीक है। तो पहली संभावना तीनों आपके बॉन्ड पेयर हो। अब दूसरी संभावना बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, लोन पेयर कितना हो जाए आपका? 1, ठीक है। इस तरह के यौगिक को आप किससे निरूपित करोगे? Ab2L से, ठीक है ना। इससे क्या होगा आपका? अब निरूपण किस तरह से होगा? A, B और B, ठीक है। A, B, B, क्या ये सही है? या A, B, B, इन दिनों में से कौन सा निरूपण सही है? तीनों सही है, तीनों निरूपण सही है। ये अलग बात है कि हमारी आंखों को जो लुभाता है या बुक्स वगैरह में जो गिवन होता है वो फर्स्ट वाला फॉर्म होता है। क्यों सही है तीनों? त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति किस तरह की थी? समतलीय सममित ज्यामिति थी। और सममित ज्यामिति का मतलब अगर एक लोन पेयर आ रहा है, जब तीनों पोजीशंस बराबर हैं तो मैं उस एकाकी युग्मी इलेक्ट्रॉन को तीनों में से किसी भी स्थिति पे डाल सकता हूं। पहले में मैंने ऊपर डाला, फिर सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड। तो इस चीज को आप नीचे लिख लेना। और ये चीज आपको आगे भी जितने हम लोग यौगिक बनाने जा रहे हैं उनके लिए ध्यान भी रखना है। तो लिख लेना है ना कि त्रिकोणीय समतलीय एक सममित ज्यामिति है, त्रिकोणीय ज्यामिति, त्रिकोणीय समतलीय एक सममित ज्यामिति है, अर्थात तीनों स्थितियां समान हैं, अर्थात तीनों स्थितियां समान है। अतः एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन अतः एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। और अब इसकी अगर आपसे है ना ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री तो अभी भी किस तरह की बेटा? त्रिकोणीय समतलीय। परंतु अगर इसका आकार पूछेगा, शेप, तब इसके शेप को क्या बोलोगे आप? एंगुलर। और एंगुलर का मतलब क्या हमारा? कोणीय। थोड़ा सा एंगुलर हो जाएगा। और अगर आप बंद कोण की बात करोगे थीटा, तो अब ये जो थीटा होगा मेरा, ये 120 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम।
ठीक है ना। बंद कोण मैंने समझाने के लिए एलपी का बंद कोण आपको फिगर में ड्रॉ करके बताया, परंतु बंद कोण हमेशा किनके लिए परिभाषित करा जाता है, बंधों के बीच का कोण, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वो बस समझाने के लिए मैंने बोला था कि जब दो लोन पेयर होंगे तो उनका बंद कोण क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, तो सामने वाले के बंद कोण को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके अगर एग्जाम्पल जैसे आप बोलो कि कौन कौन से होंगे ना, SO2 जो अभी हमने बोला कि सल्फर के पास एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना। SnX2 टाइप का कोई भी यौगिक जिसमें लोन पेयर होगा, PbX2 टाइप का कोई भी यौगिक जिसमें लोन पेयर होगा, है ना। HNO2 नाइट्रस अम्ल। अब ये सब संरचनाएं अब मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। नाइट्रस अम्ल के लिए क्या होगा, एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड O और OH, है ना। दिस इज नाइट्रस अम्ल, और आप चाहो तो इसी को NO2 माइनस भी कर दोगे तो सेम संरचना हो जाएगी, एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है। अब हमारा केस नंबर 3। तो अभी जितने एग्जाम्पल है ना, कुछ कुछ हम लोग करते चल रहे हैं, फिर डिटेल में तो और कभी जाना है। केस नंबर 3, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा आपका, 4। स्टेरिक नंबर 4 होते ही हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा आपका, sp3। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं होंगी, मैं पहली संभावना ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि B इक्वल टू 4 हो और L इक्वल टू कितना हो आपका 0, तब आप इस तरह के यौगिक को किससे निरूपित करोगे, AB4, ठीक है ना। इसकी ज्योमेट्री को आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय, समझे। और बंद कोण कितने हो जाएंगे हमारे, 109 डिग्री 28 मिनट। निरूपण किस तरह से होगा इस तरह की यौगिक का, A B B B B, है ना। तो ये इस तरह से आपका चतुष्फलकीय ज्यामिति को रखेगा, जिसके सब बंद कोण समान होंगे। थीटा आपका 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है। और टोटल बंधों की संख्या जो मैं संकरण में भी बता चुका हूँ, तो 4C2 मतलब कितने बंध होंगे मेरे, 6 बंध। अब इसके उदाहरण की अगर आप बात करोगे तो किस किस तरह के उदाहरण हो जाएंगे आपके, है ना। BF4 माइनस, ठीक है ना। बोरॉन के पास क्या था, एक रिक्त डी कक्षक था, F माइनस ने आके उसके साथ बंध बनाया। तो BF4 माइनस की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने बोला ही कि अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, केंद्रीय परमाणु। तो बोरॉन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, माइनस चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। चारों के साथ उसने क्या करा, बंध बना लिया, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना। BF3 माइनस बनता कैसे है आपका, BF3 प्लस F माइनस के संयोग से बनेगा क्या आपका, BF4 माइनस, ठीक है ना। तो BF4 माइनस तो अस्तित्व में है, परंतु सेम लॉजिक से आप BCl3 माइनस या, है ना, BBr3 माइनस या BI3 माइनस तो मत लिख दीजिएगा, ये अस्तित्व में नहीं होते। मैंने पहले भी बताया था अस्तित्व वाले क्वेश्चन का तरीका अलग अलग है। बीबीटी में अस्तित्व वाले क्वेश्चन का तरीका था आपको रिक्त कक्षकों की उपस्थिति को देखना था कि PCl5 तो एग्जिस्ट करता है परंतु NCl5 अस्तित्व में नहीं है ना। यहाँ पर अब कारण क्या होगा कि जब आप BCl3 को बनाओगे, BCl4 माइनस को, तो BCl4 या BBr4 माइनस या BI4 माइनस को किस तरह से बनाओगे आप, BCl3 प्लस Cl माइनस, क्या होगा BCl4 माइनस, BBr3
प्लस Br माइनस क्या हो जाएगा हमारा BbR4 माइनस Bi3 प्लस I माइनस क्या बनेगा आपका Bi4 माइनस। ये तीनों ठीक है ना, Cl माइनस Br माइनस और I माइनस के बड़े आकार के कारण, ठीक है ना, तथा बोरॉन के छोटा आकार है ना के कारण संभव नहीं है। त्रिविम बाधा सुना होगा ना आपने नाम, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसमें हिंड्रेंस क्या हो जाएगा आपका काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में ना, तो अब जो जो जानकारियां यौगिकों से संबंधित है ना, मैं VSPR थ्योरी में केसेस भी बताते चलूंगा आपको, और जानकारियां भी जो जो आपको याद रखने लायक आवश्यक है। ठीक है, तो पहला उदाहरण आप ये बोल सकते हो है ना, इसी में आप BOH होल 4 माइनस इसको भी शामिल कर सकते हो है ना, ये अस्तित्व में होता है। H3BO3, H3BO3 क्या है हमारा, H3BO3 को कौन सा अम्ल बोला जाता है हमारा, बोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये आपका बोरिक अम्ल है जिसकी संरचना किस तरह से होती है हमारा BOH OH और OH है ना। आप सभी को पता होगा कि ये आर्यनीयस अम्ल नहीं है, ये किस तरह कौन सा अम्ल है आपका, लुईस अम्ल। तो इट इज अ लुईस एसिड है ना। आर्यनीयस अम्ल और लुईस अम्ल में क्या अंतर होता है, आर्यनीयस अम्ल जो जल में घुलनाने पर H+ देता है, और लुईस अम्ल मतलब वो जो उल्टे क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये आपका JEE 2003 का क्वेश्चन था कि बोरिक अम्ल किस तरह का अम्ल है। बोरिक अम्ल एक क्षारीय दुर्बल लुईस अम्ल है। तो ये JEE 2003 में पूछा गया था। संकरण के टर्म्स में बात करोगे तो यहाँ पर बोरॉन का संकरण कौन सा हो जाता है हमारा, sp2, ठीक है ना। परंतु जब आप BOH होल 4 माइनस, मतलब जब आप बोरिक अम्ल को BOH होल 3 को जल में घोलते हो तो ये क्या करता है, जल से उल्टे रिक्त पी कक्षक की उपस्थिति के कारण किसे खींच लेता है, OH माइनस, और ये बना देता है आपका BOH होल 4 माइनस प्लस H+, ठीक है ना। तो BOH होल 4 माइनस जो ऊपर हमारा बना हुआ है, तो ये इस तरह से आपका BOH है ना, माइनस चार्ज इसी के ऊपर दे दो, OH OH एंड OH। तो बोरान के सापेक्ष ये उदाहरण ध्यान रखना। अब बी के सापेक्ष भी आप बोल सकते हो है ना। बी के सापेक्ष क्या है कि अगर आप BeCl2 गैस को ले रहे हो तो ये आपका लीनियर होता है, रेखीय, BCl और Cl, ठीक है। संकरण होता है इसमें कौन सा, इसका sp। परंतु अगर आप BeCl2 सॉलिड ठोस को ले लेते हो तब बोरॉन के पास मुझे पता है कि यहाँ पर कितने रिक्त कक्षक हैं, 2 रिक्त कक्षक उपस्थित है, सही है। तो अगर 2 रिक्त कक्षक उपस्थित हैं तो ये बोरॉन क्या करता है आपका, है ना, बोरॉन कह रहा हूँ सॉरी, बेरिलियम। ये बेरिलियम क्या करेगा आपका, पॉलीमर बहुलक के रूप में अस्तित्व में आ जाता है ना। किस तरीके से, मुझे पता है कि यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या है आपके, लोन पेयर है ना। ये अपना लोन पेयर इसे देता है, ये अपना लोन पेयर इसे देता है, फिर ये अपना लोन पेयर इसे देगा है ना, ये अपना लोन पेयर इसे देगा। तो इस तरह से पूरा आपका पॉलीमर बन जाता है। तो ये हमारी उसकी संरचना हो जाती है ना। अब आप किसी भी बोरॉन बेरिलियम के परमाणु को देखोगे तो अब ये कितनों से बंधा जुड़ा हुआ है आपका, 4 से,
वो 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए संकरण कौन सा हो गया हमारा, sp3। ठीक है ना। तो ये आपका बहुलक के रूप में sp3 संकरण दर्शाता है। ये द्विलक भी बनाता है। ये टेम्परेचर के प्रभाव के कारण होता है, जो इनऑर्गेनिक में डिटेल में देखेंगे किस तापमान पर कौन सा फॉर्म, परंतु अभी बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये द्विलक भी बना सकता है। और जब द्विलक बनाएगा तो ये बस एक लोन पेयर इसे देगा, ये एक लोन पेयर इसे देगा। अब आप देख सकते हो कि एक बेरिलियम कितने बंध बना रहा है यहाँ पर आपके 3, तब आप इसका संकरण कौन सा बोलोगे, sp2, है ना। तो बेरिलियम आपका sp भी दर्शा सकता है, sp2 भी दर्शा सकता है, और एज वेल एज sp3 संकरण को भी दर्शा सकता है। ठीक है। अन्य उदाहरणों में ठोस अवस्था, है ना। अगर कार्बन की बात करें अन्य उदाहरणों में ना, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन की अगर आप बात करते हो तो कार्बन की क्या उदाहरण हो गया, CH4 टाइप का कोई भी होगी, जिसमें वापस X क्या हो जाएगा हमारा, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। SiH4, है ना, SiX4 भी शामिल हो सकते हैं। सिलिकेट्स पता होगा ना आपको, सभी सिलिकेट भी इस प्रवृत्ति में शामिल हो सकते हैं हमारे। नाइट्रोजन से संबंधित यौगिकों की बात करोगे आप, ठीक है ना, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल में तो कौन सा संकरण देखा हमने, sp2। अब इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, sp3। गलत बोल रहे हैं, इसमें भी संकरण कौन सा होगा, sp2 ही होगा, है ना। तो इसमें संकरण तो sp2 होगा, किस तरीके से, n एक लोन पेयर जो दिया प्लस माइनस, एक डबल बॉन्ड हो और एक क्या आपका OH, है ना। तो HNO3 की अगर आप बात करोगे तो इसमें संकरण अभी कौन सा है हमारा, sp2। परंतु अगर आप फास्फोरस के यौगिक की बात कर लोगे नाइट्रोजन को छोड़कर, मैंने पहले भी एक चीज बताई थी आपको, ध्यान हो तो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके सभी ऑक्सी अम्लों में संकरण कौन सा होता है आपका, sp2। परंतु फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके सभी में ऑक्सी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा आपका, sp3। तो ये इनके ऑक्सी लवण के बारे में आपकी जानकारी है ना। फास्फोरस मतलब फास्फोरस के काफी सारे आप बनाते हो, है ना। कौन कौन से फास्फोरस के अम्ल होते हैं, H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है ना। पहले तो इन 3 बेसिक अम्लों को देखें, क्या क्या नाम होगा। H3PO4 का नाम क्या होता है हमारा, फास्फोरिक अम्ल, परंतु इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी बोला जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, समझे। H3PO3 इसका नाम होता है कि हमारा फॉस्फोरस अम्ल, है ना। तो ये फॉस्फोरस एसिड है। और H3PO2 का नाम होता है हमारा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल,
ठीक है ना। अब ये नॉमेनक्लेचर भी अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझते हुए चलना है ना। फास्फोरस के लिए ध्यान रखना है आपको कि +3 वाला अस होता है और +5 वाला क्या होता है आपका इक, है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली जो हो गई आपका, है ना, और चाहे आपका हैलोजन फैमिली होगी, मतलब G15 और G17 की अगर आप बात करते हो, तो इन दोनों के लिए अस अम्ल जो होता है वो किस ऑक्सीकरण अवस्था का होता है, +3, और एक अम्ल जो होता है वो +5 का, है ना। क्योंकि ज्यादा ऑक्सी अम्ल जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ग्रुप 14 में ज्यादा नहीं आता क्योंकि एक ही तरह की ऑक्सीकरण अवस्था है, कार्बोनिक अम्ल मिलेगा आपको +4 में, है ना। ग्रुप 15 +3 भी दर्शा सकता है, +5 भी, +1 भी। ग्रुप 16 जो बचता है, ग्रुप 16 के लिए भी आपको ध्यान रखना है, ग्रुप 16 के लिए, है ना, +4 वाला अस होता है और +6 वाला आपका इक होता है। तो ये जानकारियां सब आपकी बॉन्डिंग में खूब काम आएंगी, इनऑर्गेनिक में काम आएंगी कि ऑक्सी लवणों में क्या क्या संकरण होगा, ठीक है ना। अब ये तो जनरल जानकारी हो गई, ठीक है। अब हाइपो क्यों लग गया, तो ये आपका रूल है ना। क्या रूल है हमारा पहला, कि अगर आप किसी भी अस अम्ल से एक ऑक्सीजन निकाल दोगे, ये पहला रूल है हमारा ना। आप पहले रूल बना के लिखना कि यदि किसी अम्ल में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाता है ना, किसी अम्ल के एक अणु से एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाता है, तो उसके नाम के आगे हाइपो शब्द जुड़ जाता है ना। तो अब पूरी जानकारियां चालू होंगी यौगिकों के बारे में, आपको जो ध्यान रखना है। यदि किसी अस अम्ल के एक अणु से एक ऑक्सीजन कम करा जाता है तो नाम के आगे हाइपो शब्द लग जाता है ना। उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे H3PO3 था, ये कौन सा अम्ल था आपका, फास्फोरस अम्ल। अगर मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बन गया मेरा H3PO2, और जिसका नाम क्या हो जाएगा मेरा हाइपो फास्फोरस अम्ल, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस अम्ल, वो हाइपो फास्फोरस अम्ल। आप और उदाहरण दे सकते हो, HClO2, है ना। इसमें भी देख सकते हो क्लोरीन अपनी किस ऑक्सीकरण अवस्था में, +3। तो HClO2 को इसलिए कौन सा अम्ल बोला जाता है, क्लोरस अम्ल, है ना। इसे बोला जाता है कौन सा अम्ल, क्लोरस। और अगर मैंने इसमें से ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बचेगा मेरे पास, HClO, और HClO को तब मैं बोलूंगा कौन सा अम्ल मेरा, हाइपो क्लोरस अम्ल। ठीक है ना। तो ये जानकारियां अब आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी जरूरी है ना, कि कौन कौन सा संकरण होगा। जैसे HClO2 में, है ना, क्लोरीन के किसी भी ऑक्सी अम्ल में संकरण पूछे, हमेशा कौन सा संकरण होने वाला आपका, sp3। तो इसलिए ये सब मुझे पता रहेगा तो मैं तुरंत अपना काम कर सकता हूँ इन जानकारियों से। अब इनकी संरचनाएं भी मुझे याद रखनी। तो फॉस्फोरिक अम्ल की क्या संरचना थी, P डबल बॉन्ड O, और हर तरफ से उससे क्या जुड़ा हुआ है आपका, OH, OH और OH। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अगर आप हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना बोलोगे तो P डबल बॉन्ड O के एक तरफ OH, है ना, चतुष्फलकीय, इसलिए थोड़ा सा चतुष्फलकीय रूप में ही दिखाना, बाकी दो जगह HH आपका। और अगर आप फॉस्फोरस अम्ल की बात करोगे, है ना, तो इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं। तो ये तीनों अम्ल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो जेई में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखने में तो तीनों में क्या है आपका, 3-3 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु फॉस्फोरिक अम्ल जो है आपका ये त्रिक्षारकीय अम्ल है ना। मतलब इसके तीनों हाइड्रोजन किस तरह के हैं, अम्लीय। तो इसलिए तीनों हाइड्रोजन इसके अम्लीय हैं। अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, अम्लीय हाइड्रोजन से तात्पर्य क्या होता है ना, वो हाइड्रोजन जो
H+ के रूप में मुक्त हो सके। वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में क्या हो सके, आपका मुक्त हो सके, उसे अम्लीय हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, इसके तीनों ही हाइड्रोजन आपके अम्लीय प्रकृति के, और अम्लीय हाइड्रोजन वो होगा जो ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम या टेलुरियम से जुड़ा हुआ हो, या ग्रुप 17 मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, है ना। ये मैं इनऑर्गेनिक के सापेक्ष कह रहा हूँ। ऑर्गेनिक में तो आपको पता है एल्काइन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक में तो खूब सारे केसेस आ जाते थे। इनऑर्गेनिक में हम लोग केवल उन हाइड्रोजन को अम्लीय मानेंगे जो या तो ग्रुप 16 से जुड़े हुए हैं या फिर किससे जुड़े हुए हैं, आपके ग्रुप 17 से, ठीक है ना। और इसलिए ये ग्रुप 16 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर जब जाओगे तो आप इसके पास केवल कितने अम्लीय हाइड्रोजन बचे, 2 अम्लीय हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये इसलिए द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है ना। और इसके पास अगर जाओगे तो केवल एक ही अम्ल बचा, तो ये एक क्षारकीय अम्ल है। ठीक है, अब अगर आप H3PO4 जो है ना, इसमें से एक जल का अणु निकाल दो तो क्या मिलेगा, है ना, HPO3, सही है। तो इस वजह से इसे मैंने नाम दिया था क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये ऑर्थो था तो इट इज अवर ऑर्थोफॉस्फोरिक। जब ऑर्थो अम्ल है ना, ऑर्थो नाम ही उनको दिया जाता है, जैसे आपने शायद फॉस्फोरिक अम्ल बोला था, मैंने ऑर्थो शब्द भी लगाया। ऑर्थो उन अम्लों को नाम दिया जाता है जिनमें से जल निकालने के बावजूद भी वो अम्ल ही रहे, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है, ऑर्थो, है ना। जैसे H2SO4 है, अब H2SO4 से अगर आप जल निकाल दो, आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय, है ना। SO3 को पानी में डाला तो क्या मिलेगा, उसी ऑक्सीकरण अवस्था का क्या बनाएगा वो, ऑक्सी अम्ल। SO3 को पानी में डाल दो तो SO3 + H2O दोनों जुड़कर H2SO4। तो अगर मेरे पास H2SO4 है और इसमें से मैंने H2O हटा दिया तो क्या मिलेगा, SO3। क्या ये अम्ल है, नहीं। क्या ये अम्ल है, नहीं। अम्ल मतलब जिसके पास H दिखाई दे। ऑक्साइड तो अम्लीय है, ये मना नहीं कर रहा हूँ। अम्ल से मतलब तात्पर्य क्या ये ऑक्सी अम्ल है, अम्ल भी छोड़ो, ऑक्सी अम्ल की बात करें तो क्या ये ऑक्सी अम्ल है मेरा, नहीं है। और अगर ये ऑक्सी अम्ल नहीं है तो H2SO4 के नाम के आगे आप कभी भी ऑर्थो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप इसे केवल कौन सा अम्ल बोलोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो इसे केवल मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप नीचे इसको भी नोट बना के लिख लेना कि ऑर्थो, है ना, उन अम्लों के लिए प्रयोग करा जाता है ऑर्थो उन अम्लों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनसे जल का अणु निकालने के बाद भी, जिनसे जल का एक अणु निकालने के बाद भी ऑक्सी अम्ल बना रहे, जिनसे जल का एक अणु निकालने के बाद भी ऑक्सी अम्ल बना रहे। ठीक है ना। तो आप इसमें कभी भी ऑर्थो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। और ऑर्थो से जब आप H2O निकाल देते हो तब जो अम्ल बनता है उसका नाम तो वही रहेगा, जैसे इसको आप बोलोगे तो फॉस्फोरिक अम्ल ही, परंतु नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, मेटा, है ना। तो मेटा फॉस्फोरिक अम्ल एसिड कहलाएगा, समझे। तो इसलिए अगर हम लोग रूल के वास्तव में बात करें, ठीक है ना, तो ऑर्थो अम्ल से जब भी आप H2O हटाओगे तो आपको मेटा अम्ल मिलने वाला है ना। ये इसका उदाहरण जैसे एक और लिखना हो तो H3BO3, ये कौन सा अम्ल है, H3BO3। आप इसे बोरिक अम्ल बोलते हो, एक्चुअली ये ऑर्थोबोरिक अम्ल, ठीक है। और इसमें से अगर आप एक H2O हटा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, HBO2। ये अभी भी इसके पास H बचा हुआ है, मतलब ऑक्सी अम्ल है, इसलिए इसका नाम क्या दूंगा मैं, मेटा
बोरिक एसिड, है ना। संकरण में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। संकरण पहले भी sp2 था और बाद में भी कौन सा संकरण होगा, sp2। तो इसलिए मैं जनरल चीजें ही याद करवा रहा हूँ सीधे आपको कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्सी अम्ल उठा लो किसी भी अवस्था में, sp2, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के लिए हमेशा कौन सा होगा आपका, sp3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब रिमेनिंग केसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक।